अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकंड चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया था। थर्ड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। जोगवाइयों અને અનામતો, प्रोविज़न्स एंड रिज़र्व्स। जोगवाई और अनामत, जिसके अंदर अनामत एक ऐसी चीज़ है जब कारोबार में हमारे को ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा पैसे की, या तो फिर नुकसान हो जाता है कोई साल, या तो और कोई खर्चे आ जाते हैं, तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा में कुछ सेविंग्स फ़ंड जमा करते हैं, कुछ रिज़र्व्स जमा करते हैं, उसे अनामत कहा जाता है। ये अनामत की कोई चौकस रकम नहीं होती, जैसे कि वो हमारे मुनाफे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इस साल हमारा मुनाफा ₹1,00,000 हुआ है, उसमें से कुछ हमने 10,000 रुपये अलग निकाल दिए हैं, या कुछ 10% रकम 5% रकम अलग निकाल के हमने एक सेविंग्स एक फ़ंड जमा कर लिया, उसको જોગવાઈ कहा जाता है। જેની રકમ ચોક્કસ રીતે નક્કી ન કરી શકાય, પરંતુ ભવિષ્યની ઓળખી શકાય તેની સંભવિત જવાબદારી માટે नफ़े में से अलग करने वाली रकम, नफ़े में से एक अलग रकम की जाती है, उसको जोगवाई कहा जाता है। ये जोगवाई नफ़ा नुकसान के खाते में से उठाई जाती है। जैसे कि सबसे पहले हमारा जब वार्षिक हिसाब बनेगा तो आपको खाते की समझ आएगी। कारोबारी खाता बनता है, उसके बाद नफ़ा नुकसान खाता बनता है, उसके बाद पक्का तवाज़न बनता है। तो नफ़ा नुकसान खाते में जो चोखा नफ़ा आता है, साफ मुनाफा आता है, तो उस खारिज मुनाफे में से कुछ रकम हटाई जाती है, 10,000, 20,000, 10%, 15%। तो वो नफ़े की रकम जो हटाई जाती है नफ़ा नुकसान के खाते में से, उसे अनामत कहा जाता है। कारोबार की आगे की टेक्नोलॉजी के लिए, आगे की तरक्की के लिए, या तो फिर अचानक, जैसे कि फ़र्ज़ करो कि अचानक से कारोबार में मंदी आ गई है, अचानक से भाव बढ़ गए या घट गए हैं, या कोई माल हमारा जल गया है, या कोई भी अचानक से नुकसान हो गया है, एक्सीडेंट पे माल चला गया है, अचानक से कोई नुकसान हो गया, ऐसा कुछ भी अकस्मात एक्सीडेंट हो सकता है। आकस्मिक ज़रूरियात मतलब अचानक हो जाने वाली ज़रूरत, और हमारा कारोबार आगे बढ़ाने के लिए कुछ मशीन्स वगैरह चाहिए होंगे, तो उसके लिए हम कुछ फ़ंड जमा करते हैं, जिससे आगे हम मशीन्स इकट्ठा कर सकें, या तो किसी जगह पे शहर में हम पैसा रोक सकें। ऐसे जो हम लोग हमारे लिए फ़ंड जमा करते हैं, जो कारोबार में जाहिर सी बात है, कोई भी कारोबार हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे को पैसे की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। तो हम इतना ही पैसा तो नहीं रखेंगे ना कि जैसे कि हमने माल ख़रीदा और माल बेच दिया, उसमें से जो मुनाफा आया वो हमने बांट लिया। तो जब बांट ही लेंगे तो हमारा कारोबार आगे कैसे बढ़ेगा? इसके लिए हमारे को पैसे की आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो अनामत जमा की जाती है नफ़े में से हटा के, उसे अनामत कहा जाता है। अनामत नफ़ा नुकसान तकसीमी खाते में से खड़ी करी जाती है। नफ़ा नुकसान तकसीमी खाता कब बनता है? जब एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं। जोगवाई जो है, जैसे कि जोगवाई जो है वो नफ़ा नुकसान खाते में से बनता है, लेकिन जो अनामत इकट्ठी की जाती है वो अनामत कब इकट्ठी की जाती है? जब कारोबार में 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, तब नफ़ा नुकसान तकसीमी खाता बनता है, और नफ़ा नुकसान तकसीमी खाता बनने के बाद अनामत इकट्ठी की जाती है। अनामत के भी 2 हिस्से हैं, एक मूड़ी अनामत और दूसरा महसूली अनामत। अब हमारी जो पूंजी है, वो पूंजी में जो हमको मुनाफा मिलता है, पूंजी खाते में जो हमको मुनाफा मिलता है, उसमें से जो अनामत इकट्ठी की जाती है उसे पूंजी अनामत कहा जाता है। सामान्य अनामत हम ख़ास तौर से हमारे धंधे में जब कोई आफत मुसीबत आ जाती है, जब एक्स्ट्रा में हमको अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम सामान्य अनामत का खाता खड़ा करते हैं। વિશિષ્ટ કે ખાસ અનામત ચોક્કસ હેતુ માટે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતેથી ઊભું કરવામાં આવે છે। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ रकम इकट्ठा करते हैं, नफ़े में से अनामत जमा करते हैं, लेकिन हम उसको नफ़ा नुकसान तकसीमी खाते में बताते नहीं हैं कि हमने ये रकम जमा की है। वो इसलिए क्योंकि हमको उस पैसे को सेपरेट रखना है, अलग रखना है, गुप्त छुपा के रखना है। तो वैसी अनामत को छुपी हुई अनामत कहा जाता है। वो पैसा हम नफ़ा नुकसान तकसीमी खाते में नहीं बताते, हम उसको ढांक देते हैं। हम उसको नफ़ा नुकसान तकसीमी खाते में ये चीज़ नहीं बताते कि हमने ये खाते में पैसा डाला है, उसको छुपा के रखा जाता है। जब हमको अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है कारोबार में, तब ये खाता जो गुप्त अनामत तरीके हमने रखा है, उसका पैसा उठा के हम काम में ले सकते हैं।
तो ये खाते कि ये जोगवाई और अनामत की बहुत छोटा सा 2 पेज का चैप्टर है और बस इतना सा है। और हाँ, अगर हमने हमारे पास जो अनामत की रकम है उसको हमने बाहर कोई भी जगह पे इन्वेस्ट किया है, जैसे कि लोन में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि किसी शेयर मूडी में इन्वेस्ट किया है या कोई जामीनगिरी में इन्वेस्ट किया है, तो उसको अनामत भंडोड़ कहा जाता है। भंडोड़ का मतलब होता है अनामत ज़कीरा, अनामत ज़कीरा कहा जाता है। अब हम यहाँ पर चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चौथा चैप्टर है हमारा लेणी हुंडी देह हुंडी के बारे में है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हुंडी के बारे में हमारा चौथा चैप्टर है। हुंडी एक तरह का पत्र है, उसके अंदर तीन पार्ट्स है। हुंडी के 3 पक्षकार होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक वो जो हुंडी लिखता है, दूसरा वो जो हुंडी अपनाता है और तीसरा वो जो पैसे वसूल करता है। जो हुंडी लिखता है जाहिर सी बात है वही पैसे वसूल करेगा। अब हमने जब कारोबार शुरू किया है तो उसके अंदर हम माल बेचते हैं, खरीदते हैं। तो हमने किसी के पास से माल खरीद लिया, 50,000 का माल है, वो इतना शरीफ तो होता नहीं है कि हमने माल उसके पास से माल उसको बेचा है तो वो आके हमारे घर पे पैसे दे के चला जाएगा, लो तुम्हारे 50,000। सबको अपना अपना कारोबार में पैसा कहीं ना कहीं अटका हुआ होता है, पैसे तो मांगने ही पड़ते हैं। अगर हम पैसे नहीं मांगेंगे तो हमारा कारोबार नहीं चलेगा। इसके लिए क्या किया जाता है, एक लेटर लिख के दिया जाता है, एक पत्र, विनिमय पत्र, एक पत्र ऐसा लिख के दिया जाता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है तारीख, जिसको माल बेचा है उसका नाम, जिसने बेचा है उसका नाम, और जितने का माल बिका है उसका नाम, कौन सी तारीख को बिका है और उसकी कीमत कब रिटर्न करनी है, कीमत रिटर्न करने का वक्त कितना है, मुद्दत वक्त कितना है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, और उसकी साइन होती है, तारीख होती है, रकम होती है, नाम होता है, मुद्दत होती है। इस तरह का एक रसीद जो हम रसीद बोलते हैं, जैसे कि आप लोग भी दुकान पर गए होंगे कभी, वहाँ पर माल खरीदा या फ़रोख्त किया, माल खरीदा होगा तो दुकान वाला जिस तरह की स्लिप देता है जिसके अंदर तारीख लिखी हुई होती है, माल का नाम लिखा हुआ होता है, जैसे कि आपने गेहूँ खरीदा, चोखा खरीदा, ऐसा कुछ भी, गेहूँ खरीदा, चावल खरीदे, दाल खरीदे, तो उसके ऊपर उसकी प्राइस लिखी हुई होती है, नीचे बिल लिखा हुआ होता है। अगर आपने उधार पे लिया है तो जमा रकम, उधार रकम लिखी हुई होती है। इसी तरह यहाँ पर भी हुंडी में सेम इसी तरह सारी डिटेल्स लिखी जाती है और वहाँ पर मुद्दत पे लिखा हुआ होता है कि मुझे इतने टाइम में पैसा रिटर्न कर देना। तो जो जिसको पैसे चाहिए, जैसे कि अभी मेरा पैसा वहाँ पर जमा है, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं यहाँ से लिख कर दूँगी, सामने वाला मुझे साइन करके वो चिट्ठी को रिटर्न करेगा। 2 महीने का टाइम है तो 2 महीने का टाइम में चिट्ठी मुझे लिखकर रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पर सामने वाला जो मेरा कर्जदार है वो जब मुझे चिट्ठी रिटर्न करता है तो उस वक्त जो मुद्दत दी हुई होती है, जैसे कि 2 महीने का टाइम है तो 2 महीने की मुद्दत में उसको हमारे को पैसा रिटर्न करना होता है। जैसे कि फ़र्ज़ करो कि अभी आज हमारी डेट है 10 मार्च की डेट है और हमने 3 महीने का टाइम मांगा है। तो 10 मार्च से 10 अप्रैल, 10 जून और 10 जुलाई को 3 महीने ख़त्म हो रहे हैं। तो 10 जुलाई के ऊपर 3 दिन और मिलते हैं यहाँ पर लेनी हुंडी में, हुंडी के इसमें 3 महीने ख़त्म होके या 2 महीने ख़त्म होकर उसके ऊपर 3 दिन, यानी कि 10 जुलाई के बदले 13 जुलाई को डेट पाकिया तारीख यानी डेट पक जाती है। अब उस वक्त में हमको पैसा मिल जाना चाहिए। अगर पैसा रिटर्न नहीं होता, चेक बाउंस हो जाता है, तो नकरामणी का खर्च जो सामने वाला है वो भुगतता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ तरह के दाखले इस चैप्टर में कट हो गए हैं, उसको हम भी कट कर देंगे और जो दाखले हमारे सिलेबस में है उसे हम रखेंगे। तो यहाँ पर वचन चिट्ठी के बारे में आपको बताया नहीं है, इस सिलेबस में वचन चिट्ठी के बारे में नहीं है। यहाँ पर जो हुंडी लिखनार होता है, लिखने वाला होता है, वही पैसे लेनार भी होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लिखेगा वही, जिसको पैसे चाहिए होंगे, तो जो लिखनार होता है वही पैसा लेने वाला होता है। यहाँ पर 2 तरह की आमनोंदी बनती है हुंडी के चैप्टर में। तो 2 तरह की आमनोंद बनती है, एक वो सामने वाले के बारे में और एक लेनी हुंडी मतलब लेनदार और देवादार दोनों अलग की अलग अलग आमनोंद बनाना हम सीखेंगे। एक वो
जो हुंडी लिखता है वो, और एक वो जो हुंडी अपनाता है, एक्सेप्ट करता है, स्वीकारता है वो। दोनों के बारे में अलग अलग आमनोंद लिखी जाएगी। ये आमनोंद लिखना आज नहीं, हम नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करेंगे। और तब तक आप जो जोगवाई और अनामत की थियरी है उसे भी आप रीड करो और उसके MCQ गूगल फॉर्म में आंसर दे देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।